अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात 1320 ईस्वी तक शिहाबुद्दीन उमर, मुबारक शाह और नासिरुद्दीन शाह राज सिंहासन पर बैठे। इन शासकों का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। नंबर 1 है शिहाबुद्दीन उमर। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात उसका सेनापति मलिक काफूर स्वयं सुल्तान बनने के स्वप्न देखने लगा। उसने एक जाली वसीयत के आधार पर अलाउद्दीन खिलजी के सबसे छोटे बेटे शिहाबुद्दीन उमर को, जिसकी आयु उस समय केवल 6 वर्ष की थी, को नया सुल्तान घोषित कर दिया और स्वयं उसका संरक्षक बन गया। राज्य की सारी शक्ति उसने अपने हाथों में ले ली। शीघ्र ही उसने अलाउद्दीन खिलजी के बड़े बेटे खिज्र खां और शादी खां को अंधा करवा दिया। इसके पश्चात उसने सुल्तान के तीसरे पुत्र मुबारक खां को अंधा करने के उद्देश्य से कुछ व्यक्ति भेजे। ये व्यक्ति मुबारक खां के साथ मिल गए और उन्होंने 10 फरवरी 1316 ईस्वी के दिन मलिक काफूर की हत्या कर दी। इस प्रकार मलिक काफूर ने केवल 35 दिनों तक ही शासन किया। दूसरा है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। मलिक काफूर के कत्ल के पश्चात राज दरबारियों ने मुबारक खां को उसके छोटे भाई शिहाबुद्दीन का प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। मुबारक खां इस पद पर 2 मास तक रहा। इस समय के दौरान उसने अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर सभी का दिल जीत लिया। इस प्रकार अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के पश्चात मुबारक खां ने शिहाबुद्दीन उमर को अंधा करवा दिया और उसको कारावास में डाल दिया। उसने स्वयं कुतुबुद्दीन ऐबक शाह की उपाधि धारण की और अपने सुल्तान होने की घोषणा कर दी। उसने 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। उसने अपने शासनकाल के आरंभ में अलाउद्दीन खिलजी के समय के अमीरों और सरदारों से छीनी हुई जागीरें वापस कर दी। उसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू किए गए आर्थिक नियमों को भी समाप्त कर दिया, क्योंकि इस कारण प्रजा बहुत परेशान थी। इनके अतिरिक्त उसने बहुत से कैदियों को भी रिहा कर दिया। उसने गुजरात और देवगिरी में उसके विरुद्ध होने वाले विद्रोहों को भी कुचल दिया। इस प्रकार कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने अपने शासनकाल के आरंभिक 2 वर्षों में बड़ी बुद्धिमानी से शासन किया, परंतु उसके पश्चात उसने भोग विलास का जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया। राज दरबार में नृत्य होने लगा और शराब के दौर चलने लगे। परिणाम स्वरूप राज्य में अराजकता फैल गई। इस स्थिति का लाभ उठाकर 14 अप्रैल 1320 ईस्वी को खुसरो खां ने मुबारक शाह का कत्ल कर दिया और स्वयं सुल्तान बन गया। मुबारक शाह के कत्ल के साथ ही खिलजी वंश का जो है अंत हो जाता है। तीसरा है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। मुबारक शाह की हत्या के पश्चात खुसरो खां 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को सिंहासन पर बैठा। उसने नासिरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण की। वह गुजरात का रहने वाला एक हिंदू था और बाद में उसने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। सुल्तान बनते ही उसने अपने रिश्तेदारों को उच्च पदवियों पर नियुक्त करना शुरू कर दिया। इस कारण राज्य के अमीर उसके विरुद्ध हो गए। तुर्क मुसलमानों ने इसलिए उसके शासन का विरोध किया, क्योंकि वह भारतीय मुसलमान को अपना सुल्तान स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने गाजी मलिक, जो कि पंजाब का सूबेदार था, के नेतृत्व में विद्रोह का झंडा गाड़ दिया। गाजी मलिक ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। खुसरो शाह ने उसका मुकाबला किया, परंतु अंत में वह युद्ध करता हुआ मारा गया। इस प्रकार 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गाजी मलिक ने तुगलक वंश की जो है स्थापना की। अब हम थोड़ा सा मलिक काफूर के बारे में पढ़ेंगे कि मलिक काफूर कौन था। मलिक काफूर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जहां उसने दिल्ली सल्तनत के विस्तार में प्रशंसनीय योगदान दिया, वहीं वह खिलजी वंश के पतन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार था। मलिक काफूर एक हिंदू दास था जिसने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था। उसे एक व्यापारी ने 1000 दिनार में खरीदा था, अतः उसका नाम 1000 दिनारी पड़ गया। 1299 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों उलग खां एवं नुसरत खां ने गुजरात पर अधिकार किया, तो मलिक काफूर नुसरत खां के हाथ लगा। उसने मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया।
उसके आकर्षक व्यक्तित्व एवं अपूर्व प्रतिभा के कारण वह शीघ्र ही अलाउद्दीन खिलजी का कृपा पात्र बन गया। सुल्तान की सेवा में रहकर उसने बड़ी तीव्रता से उन्नति की और नायब-ए-सुल्तान के पद पर जा पहुंचा। मलिक काफूर एक महान सेनापति सिद्ध हुआ। 1307 ईस्वी से 1313 ईस्वी के समय के दौरान उसने दक्षिण भारत में देवगिरी, वारंगल, द्वारसमुद्र तथा मदुरा की शानदार विजय प्राप्त की। यहाँ से उसने अपार धन भी लूटा। इस अभूतपूर्व सफलता के कारण मलिक काफूर के नाम को 4 चांद लग गए। उसने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को इस सीमा तक प्रभावित किया कि वह प्रत्येक मामले में उसका परामर्श मानने लगा। अतः शीघ्र ही मलिक काफूर राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। अलाउद्दीन खिलजी का अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में स्वास्थ्य बहुत गिर गया था। परिस्थितियों का लाभ उठाते मलिक काफूर ने वह अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रसिद्ध सेनापति था की हत्या करवा दी क्योंकि वह काफूर का विरोधी था। शीघ्र ही उसने अलाउद्दीन खिलजी के 2 बड़े पुत्रों खिज्र खां तथा शादी खां को कारावास में डाल दिया था। इस कारण राज्य की समस्त शक्ति उसके हाथ में आ गई। ऐसा विश्वास किया जाता है कि उस द्वारा विष दिए जाने के कारण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की 6 जनवरी 1316 ईस्वी को मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर परिस्थितियों का वास्तविक स्वामी हो गया। उसने सुल्तान के 6 वर्ष के अवयस्क पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को सिंहासन पर बिठा दिया और स्वयं उसका अभिभावक बन बैठा। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उसने शिहाबुद्दीन की मां से विवाह कर लिया तथा उसकी सारी संपत्ति छीन ली। उसने खिज्र खां तथा शादी खां को अंधा करवा दिया। इसके शीघ्र पश्चात उसने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के तीसरे पुत्र मुबारक शाह, जिसे उसने पहले ही बंदी बना लिया था, को अंधा करने के लिए कुछ व्यक्ति भेजे। मुबारक शाह ने उसे कुछ धन का लालच देकर अपने साथ सम्मिलित कर लिया। उन्होंने मलिक काफूर की 10 फरवरी 1316 ईस्वी को हत्या कर दी। इस प्रकार मलिक काफूर केवल 35 दिनों तक ही सत्ता में रह सका। इसके साथ ही खिलजी वंश का अंत हो जाता है और तुगलक वंश की जो है स्थापना हो जाती है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे गियासुद्दीन तुगलक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गियासुद्दीन तुगलक का आरंभिक नाम गाजी मलिक था। वह एक साधारण परिवार से संबंधित था। उसका पिता बलबन का दास था तथा माता लाहौर के एक जाट वंश से संबंधित थी। गियासुद्दीन तुगलक अपने व्यक्तिगत गुणों के फलस्वरूप शीघ्र ही एक साधारण सैनिक से उन्नति करता हुआ 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय पंजाब के सूबेदार के पद पर पहुंच गया। उसने उत्तर पश्चिमी सीमा से होने वाले मंगोलों के अनेक आक्रमणों को सफलतापूर्वक पछाड़कर दिल्ली सल्तनत को एक बड़े संकट से बचाया। इसलिए इसकी गणना राज्य के प्रमुख अमीरों में होने लगी। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी मुबारक शाह के शासनकाल में उसका प्रभाव पूर्व की भांति स्थापित था। जब खुसरो शाह ने मुबारक शाह की हत्या करके अपने सुल्तान होने की घोषणा की तो गियासुद्दीन तुगलक यह सहन न कर पाया। उसने शीघ्र ही दिल्ली पर आक्रमण करके खुसरो शाह को पराजित कर दिया और उसे यमलोक पहुंचा दिया। तत्पश्चात गियासुद्दीन तुगलक ने यह घोषणा की कि यदि अलाउद्दीन खिलजी के वंश से संबंधित कोई व्यक्ति जीवित हो तो वह शीघ्र उपस्थित हो ताकि उसे सुल्तान घोषित किया जा सके। क्योंकि इस वंश के सभी व्यक्ति मारे जा चुके थे, इसलिए अमीरों ने उसे सर्वसम्मति से दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। वह 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गियासुद्दीन तुगलक शाह गाजी की उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठा। उसने 1325 ईस्वी तक शासन किया। गियासुद्दीन तुगलक की कठिनाइयाँ। 1320 ईस्वी में जब गियासुद्दीन तुगलक सिंहासन पर बैठा तो उसके सम्मुख बहुत सी कठिनाइयाँ विद्यमान थी। राज्य में चारों ओर अराजकता फैली हुई थी। इस स्थिति का लाभ उठाकर बंगाल और वारंगल के शासकों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। मंगोल भी अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए ऐसे ही स्वर्ण अवसर की तलाश में थे। सुल्तान की शक्ति का दबदबा
समाप्त हो चुका था। राज दरबारी अनेक गुटों में विभाजित थे तथा राज दरबार षड्यंत्रों का अड्डा बन चुका था। इसके अतिरिक्त राजकोष पूर्णतः रिक्त था। ऐसी जटिल कठिनाइयों के बावजूद गियासुद्दीन तुगलक ने बहुत साहस से काम लिया। उसने न केवल इन समस्याओं का बड़ी सूझबूझ के साथ समाधान किया, अपितु दिल्ली सल्तनत को भी शक्तिशाली बनाया। दूसरा है गृह नीति अथवा प्रशासनिक सुधार। नंबर 1 है अमीरों को प्रसन्न करना। गियासुद्दीन तुगलक बहुत दूरदर्शी था। उसने अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सर्वप्रथम अमीरों को प्रसन्न करने की नीति अपनाई। उन्हें उनके पुराने पदों पर बने रहने दिया गया। केवल उन कुछ अमीरों को दंड दिए गए जिन्होंने सुल्तान के विरुद्ध अपना विरोध जारी रखा। उसने उन अमीरों की जागीरें लौटा दी जिनकी जागीरें अलाउद्दीन खिलजी के समय छीन ली गई थी। उसने खिलजी वंश से संबंधित विवाह योग्य लड़कियों के उच्च घरों में विवाह करवाए। वृद्ध महिलाओं को निर्वाह के लिए जागीरें और पेंशनें दी गई। सुल्तान के अयोग्य कर्मचारियों को पदच्युत करके उनके स्थान पर बड़े योग्य और ईमानदार कर्मचारी नियुक्त किए। सुल्तान ने अपने इन यत्नों के फलस्वरूप राज्य के अमीरों के दिल जीत लिए, अतः उन्होंने सुल्तान को प्रत्येक संभव सहयोग दिया। दूसरा है राजकोष भरना। गियासुद्दीन तुगलक जिस समय सुल्तान बना तो उस समय राजकोष लगभग पूर्णतः रिक्त हो चुका था। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए और जन कल्याण के निर्माण कार्यों के लिए कोष का होना अत्यावश्यक था। इसलिए सुल्तान ने राज्यकोष को पुनः भरने की ओर विशेष ध्यान दिया। इसलिए उसने एक घोषणा के द्वारा उन सभी लोगों को वह धन वापस करने का आदेश दिया जिन्हें यह धन